नमस्कार दोस्तों पांचवें चरण की वोटिंग आज देर शाम खत्म हो गई। पिछले 4 चरणों की तुलना में पांचवें चरण में सबसे कम सीटों पर वोटिंग होनी थी, केवल 49 लोकसभा सीटों पर। लेकिन इन 49 लोकसभा सीटों में से 41 लोकसभा की सीट पिछली बार एनडीए जीती थी और उसमें से भी 32 सीट अकेले खुद बीजेपी जीती थी। यानी पहले 4 चरणों की वोटिंग की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे एनडीए की साख दांव पे लगी थी। खास तौर पे महाराष्ट्र की सभी सीटों पर, खास तौर पर रायबरेली को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी सीटों के ऊपर, खास तौर पर बिहार की सभी सीटें, खास तौर से झारखंड की सभी सीटें। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से एक भी सीट इंडिया को नहीं मिली थी। यानी उस दौर में जो विपक्ष था उसको नहीं मिला था, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और इस बार यह कयास ऐसा लगाया जा रहा था कि दरअसल पिछली बार की तुलना में इस बार कहां कहां सेंध लगेगी। लेकिन जो आंकड़े डाटा जो सामने निकल करके आज देर शाम आने लगी और जो हमारे जानकारी के जरिए जो डाटा हमारे पास निकल के आया उसने चौंका दिया। ये चौंकाने की स्थिति कमोबेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से खास तौर पर रही है। ये कल्पना के परे रहा कि दरअसल यहां से ऐसे आंकड़े आ भी सकते हैं जो 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के, तो शायद समूचा देश चौंक जाएगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन पर धाक जमाई बैठी थी, वही की परिस्थिति क्या उलट तो नहीं गई। इस चरण ने दरअसल यही सब कुछ सामने ला करके खड़ा कर दिया है। हालांकि बाकी 4 चरणों के तहत ही इस बार भी वोटिंग का परसेंटेज जो है वो करीब 2019 के तुलना में कम ही रहा। 2019 में करीब करीब 67% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये घट करके 62-63% के आसपास ही आकर अटक गई। और इसमें सबसे कम वोटिंग 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में अगर ध्यान दे तो करीब करीब 5% से कम वोटिंग ओडिशा में हुई और करीब 2% की कमी, वोटिंग की कमी जो महाराष्ट्र के भीतर है। बाकी जगहों पर 1% ज्यादा, 1% कम या उससे कम की स्थिति में वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इस दौर में यह है कि दरअसल अखिलेश यादव जिस तर्ज पर चुनाव लड़े और उद्धव ठाकरे जिस तर्ज पर चुनाव लड़े हैं, अखिलेश यादव को तो अभी आगे भी लड़ना है, लेकिन महाराष्ट्र में 4800 सीटों पर वोटिंग आज पूरी हो चली। लेकिन आज जिन जगहों पर महाराष्ट्र में वोटिंग होनी थी वहां पर शिवसेना असली कौन है, शायद ये संदेश अब दिल्ली को समझ में आने लगा होगा। क्योंकि जो आंकड़े, जो डाटा हम आपके सामने आज रखेंगे, हो सकता है इसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और यही स्थिति पश्चिम बंगाल को लेकर के जो बीजेपी उड़ान भर रही थी, उस उड़ान को जमीन पर ममता बनर्जी कहे या फिर कहे टीएमसी के संगठन ने ला करके खड़ा कर दिया है। बिहार के भीतर हो सकता है कोई नया रिकॉर्ड बन जाए, हाजीपुर के भीतर यानी चिराग पासवान कोई बड़ा रिकॉर्ड बना दे। लेकिन यह भी हो सकता है इस दौर में कि रोहिणी आचार्य जो सारण से चुनाव लड़ रही थी वह जीत ना पाए। वजह कई है और जो वोटिंग के दौर में जो बातें सामने निकल करके आ रही है उसने सच में इस दौर में बहुत सारी परिस्थितियों को उभार कर रख दिया है। लेकिन पहले इस बात को समझिए कि दरअसल बिहार के भीतर, बंगाल और कमोबेश उतनी ही वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के भीतर भी करीब करीब उतनी वोटिंग या 1-2% ज्यादा कम की स्थिति में उत्तर प्रदेश आकर खड़ा हो गया। झारखंड के भीतर भी करीब उतनी ही वोटिंग 65-66% पिछली बार भी और इस बार भी। लेकिन वोटिंग में कमाल हुआ है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के भीतर। लद्दाख में पिछली बार 68% वोट पड़े थे, इस बार हुआ 72% पर जाकर के पहुंच गया। जम्मू कश्मीर की एक सीट जहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 34% वोट पड़े थे, इस बार वो करीब करीब 59-60% तक पहुंचने की स्थिति में वोटिंग आ गई। ये शायद जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन हवा है जो लोकतंत्र वोटिंग के आसरे बह रही है। लेकिन आज शुरुआत हमें महाराष्ट्र प्रदेश से कर देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर सबसे बड़े कद के नेता और नरेंद्र मोदी सरकार सबसे महत्वपूर्ण नेता के तौर पर नाम पीयूष गोयल का आता है महाराष्ट्र में। तो उनकी भी कहीं न कहीं पूरी की पूरी अपनी राजनीतिक अस्तित्व को पहली बार वो चुनाव मैदान में उतरे और मुंबई नॉर्थ से उतरे। मुंबई नॉर्थ की सीट बहुत ही ज्यादा मजबूत मानी जाती है या फिर कहे सेफ मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
लेकिन आज लग रहा है कि पूरे सिलसिले बार तरीके से बताना शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। दहिसर का ये जगह होता है जो मुंबई नॉर्थ का इलाका पड़ता है, जहां पर एक राउंड केवल आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने के लिए एक पोलिंग बूथ पर निकल करके आए। पहले आप देखिए, फिर उसके बाद एक एक करके आपको पूरे हर सीट का डाटा आपके सामने रखेंगे। दरअसल ये दहिसर का इलाका होता है और दहिसर से मलाड तक शिवसेना का वर्चस्व रहा है। सियासी तौर पर वहां के वोटर शिवसेना के साथ रहे हैं, लेकिन सच्चाई इस बार यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का उम्मीदवार मैदान में नहीं है, बल्कि इस इलाके में जिसका जन्म हुआ भूषण पाटिल जो कांग्रेस के टिकट पर वहां से लड़ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना समर्थन में है क्योंकि इंडिया गठबंधन के वो हिस्सेदार है। इस इलाके के भीतर बहुत बड़ी संख्या में गुजरातियों की जनसंख्या है। गुजराती और राजस्थानी करीब करीब 28% के आसपास है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मराठी वो करीब 32% है। मुस्लिमों की संख्या केवल 9% होती है और उत्तर भारतीय 20% होती है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने अनुकूल सीट मानती रही और हमेशा से माना उसने कि गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय और मराठी वोट साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वो स्थिति अब नहीं रही, वो बदल गई और महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति में पता नहीं क्यों पिछले 4-5 दिनों से जो हवा बह रही थी वो गुजराती वर्सेस मराठी होने लगी थी। और जब प्रधानमंत्री ने वहां पे रोड शो किया, घाटकोपर में बहुत बड़ी संख्या में गुजराती रहते हैं, इस बात को लेकर के चर्चा और ज्यादा तेज हो गई कि दिल्ली में बैठे 2 गुजराती मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं और उस मुंबई पर जिसको महाराष्ट्र में मतलब न जाने कितने लोग शहीद हो गए, सैकड़ों की संख्या में शहीद हो गए थे लोग। तो सियासत अपने अतीत के पन्ने को कैसे पलटती है, ये शायद मुंबई नॉर्थ का रिजल्ट आपको बखूबी बता सकता है। यहाँ पर पीयूष गोयल और कांग्रेस के जो नेता है वो आमने सामने। महत्वपूर्ण बात एक ये है कि सीट पर ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन कर रही हो, एमएनएस पूरा समर्थन कर रहा हो। इनके दो अन्य उम्मीदवार जो अपने तौर पर अपने अपने जगह पर है, उनके भीतर भी खास तौर पर उत्तर भारतीयों में एमएनएस के बीजेपी के साथ जुड़ने से बहुत सारे सवाल पैदा हुए। बीजेपी के भीतर भी सवाल था, खासतौर पर जो सेट्ठी से पहले जीत कर आए थे उस बार उनका टिकट कट गया, उनके समर्थकों में भी गुस्सा था। ये तमाम सारी परिस्थितियों ने 2-3 बात बहुत साफ तौर पे कहा कि दरअसल उत्तर भारतीय और शिव सैनिकों का वोट जो है वो ट्रांसफर बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो अपने तौर पर वोट ट्रांसफर बाकियों का होना था, उसमें चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर अजित पवार की एनसीपी हो, वह वोट ट्रांसफर होने की स्थिति में महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अंदर वोट ट्रांसफर होते हुए नजर नहीं आया, जिसका इसका नुकसान तो उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मुंबई के ऊपर जो 6 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें बीजेपी के लिए यही एकमात्र सीट थी जिसको वह ये मान करके चल रही थी बीजेपी की वह इस बार जीत जाएगी, लेकिन यहां पर भी नाजुक स्थिति आकर खड़ी हो गई। और इस बात से हैरान होने की बात नहीं है, बहुत बड़ी संख्या के साथ, बहुत बड़े अंकों के साथ कहीं पीयूष गोयल हार न जाए, चुनौती दे रहे हैं, वोटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जो हवा बही है उस हवा ने सुबह से ही एक संदेश दे दिया कि गुजराती बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग करने निकले और उसके बाद जो मराठी और इस दौर में जो मुस्लिम वोट एक साथ जो पड़ने लगा पूरे महाराष्ट्र के भीतर, वो चाहे शिवसेना हो उद्धव ठाकरे की हो, चाहे एनसीपी शरद पवार की हो, कांग्रेस के पक्ष में तो पहले से ही है। इतने चीजों को किसने टिकाया? मुंबई के भीतर की 6 सीटें, इसमें करीब करीब लग रहा है कि 3 सीट बहुत पक्के तौर पर उद्धव ठाकरे के पास जा रही है। मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई नॉर्थ ईस्ट, यानी अरविंद सावंत, अमोल कीर्तिकर और नॉर्थ ईस्ट के संजय बिना पाटिल,
ये 3 सीट अपने तौर पर उद्धव ठाकरे जीत रहे हैं। यहाँ पर चौथे सीट का जो सवाल है, जहां पर काफी चुनौती है, वो राहुल सिवले जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है और उनके खिलाफ अनिल देसाई जो उद्धव ठाकरे के, इनमें चुनौतीपूर्ण स्थिति है। माना ऐसा जा रहा था कि राहुल सिवल्ले की स्थिति अच्छी है, लेकिन वोटिंग खत्म होते होते जो जानकारी वहां से निकल करके आती है उसमें राहुल सिवाले की कहीं निपट ना जाए। हालांकि उनका पलड़ा भारी बताया जाता है, लेकिन चुनौती बराबर की होती है। इसमें एक सीट कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ जिनके खिलाफ उज्जवल निगल को लेकर के आया गया, वहां पर वर्षा गायकवाड़ जो नॉर्थ सेंट्रल की सीट है वहां पर कहीं ज्यादा मजबूत है। यानी 6 लोकसभा सीट के भीतर अगर ध्यान दीजिएगा तो सामान्य तौर पर स्थिति रहती है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीट जीत जाएगी, 1 सीट कांग्रेस जीत जाएगी, 1 सीट राहुल सिवाले या फिर पीयूष गोयल। इसमें मामला उलझा हुआ था, लेकिन अब क्लियर हो गया कि दरअसल इन दोनों सीटों में से केवल एकनाथ शिंदे की राहुल सिवले यानी बीजेपी का सुपरा मुंबई में साफ हो गया। उसके बाद जब आप बात को आगे बढ़ते हैं तो आपके मन में एक बात आएगा कि कल्याण में जो शिंदे हैं वो चर्चा वहां साफ है कि श्रीकांत के साथ जो है, जो उद्धव ठाकरे की जो उम्मीदवार थे वैशाली, वो कमजोर उम्मीदवार थे। और वहीं दूसरी ओर ठाणे के भीतर जो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ शिंदे के ठाकरे ग्रुप ने नरेश गणपत राव महतो को खड़ा किया जो कमजोर उम्मीदवार थे। यानी ठाणे और कल्याण के भीतर क्या समझौता हुआ, ठाकरे बटे हुए यानी शिवसेना बटी हुई, उनके बीच में शायद इसीलिए कल्याण से श्रीकांत शिंदे का पलड़ा भारी जरूर बताया जाता है और ठाणे में राजन बिचारे जो उद्धव ठाकरे से आते हैं उनका पलड़ा भारी जरूर है। लेकिन उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा, पाल घर के भीतर भी उद्धव ठाकरे की भारती कामडे, इनका पलड़ा काफी भारी है। हेमंत जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है उनका पलड़ा हल्का है। भिवंडी के भीतर सुरेश भात्रे जो एनसीपी शरद पवार के पार्टी से है उनका पलड़ा भारी है। जो दूसरी तरफ पहले के बीजेपी के थे कपिल मोरेकर पाटिल, उनका पलड़ा इस बार कमजोर हो गया है। काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि नासिक और डिंडोरी प्याज के किसानों का गुस्सा शायद वोट के शक्ल में उभर करके सामने आया और यही वजह है कि डिंडोरी में भारतीय पवार जो मजबूत है वो चुनौती देने की स्थिति में आकर खड़ी हो चली है। यानी भारतीय पवार की जीत पक्की मानी जा रही थी जो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इस प्याज के खेल ने शायद उनका खेल बिगाड़ न दे, यह स्थिति जरूर नजर आई। और नासिक में तो राजू भाई वाजे जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना ग्रुप से आते हैं वह कई कदम आगे होते हैं। उनके खिलाफ शिंदे ग्रुप के हेमंत कोडसे हैं, लेकिन उनका पलड़ा बहुत कमजोर बताया जाता है। दूल्हे की सीट में कांग्रेस के पलड़ा भारी है जो सोमा पंचावरे जो उनका कहीं ज्यादा अधिक पलड़ा भारी है। सुभाष भामरे जो बीजेपी के एमपी है उनके पलड़ा कमजोर है। संदेश क्या जाता है? संदेश ये जाता है कि मुंबई के भीतर शिवसेना के ठाकरे गुट का कब्जा और वहीं दूसरी बाकी सीटों पर अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते पिछड़ते इस स्थिति में एक सीट पर आगे दिखाई दे रही है जो भारतीय पवार है। और इसके अलावे जो है कोई भी ऐसी मुंबई की सीट नजर नहीं आएगी जहां पर मौजूदगी कल्याण में श्रीकांत शिंदे हैं, यानी एक एकनाथ शिंदे और दूसरा बीजेपी की डिंडोरी की सीट। इसके अलावे आपको कहीं महाराष्ट्र के भीतर कोई सीट नजर नहीं आएगी, जो एक बहुत बड़ा संदेश है। एक पूरी एक तरफा हवा है महाराष्ट्र में। दूसरी बड़ी बात इस दौर का यह है कि इसी दौर में पहली बार यह भी नजर आया कि उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव ने कमाल का चुनाव लड़ा है। और उत्तर प्रदेश में इससे पहले अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिएगा तो एनडीए को जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से एक सीट केवल रायबरेली को ही कांग्रेस जीत पाई थी। 50% वोट उस समय एनडीए को मिले थे और इंडिया को केवल 30% वोट पड़े थे। लेकिन स्थितियां कैसे पलटती है और स्थिति कैसे पलट गई, इसको जरा समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के 10 में से 4 उम्मीदवार मैदान में और 4 में से 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है। चौथी सीट जो 4 सीट में उसमें अमेठी की एक सीट है। अमेठी की सीट इसलिए जीत सकती है क्योंकि बीएसपी का बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, जो इससे पहले बीएसपी के साथ रहता था और वो बीजेपी के हक में नहीं गया। यही एक कारण है जहां पर किशोरी लाल जीत सकते हैं। अन्यथा रायबरेली के भीतर राहुल गांधी की जीत करीब करीब पक्की है
रायबरेली में दिनेश प्रताप उनके खिलाफ पुरानी कांग्रेसी थे जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके पिछले बार भी वही थे सोनिया गांधी के खिलाफ, लेकिन पिछली बार हारे थे। इस बार भी राहुल गांधी हो सकता है काफी वोटों से जीते, ये बात सामने निकल करके आ रही है। रायबरेली और अमेठी के अलावे एक सीट काफी महत्वपूर्ण होता है बाराबंकी की, जहां पे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के भीतर वोटिंग हुई है। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया मैदान में, और उनके खिलाफ जो है राजरानी रावत। यहाँ पर तनुज पूनिया का पलड़ा बहुत भारी दिखाई पड़ा। और वहीं अगली सीट झांसी की होती है, जहां पर प्रदीप जैन मैदान में होते हैं। हालांकि अनुराग शर्मा वहां पर कमजोर नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी से है। चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन प्रदीप जैन का पलड़ा भारी नजर आ रहा। और ये समझना पड़ेगा कि बुंदेलखंड के भीतर में झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा पिछले बार चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार हो सकता है कि 50-50 का खेल हो जाए। वो झांसी भी गवा बैठे और उसके साथ स्थिति कहीं ना कहीं हमीरपुर की भी बिगड़ी हुई नजर है। हमीरपुर की जो बिगड़ी हुई है उस पे वहां पे ब्राह्मणों की जीत होती रही। 7 बार ब्राह्मण जीते, 5 बार पटेल समुदाय से जीते। बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को उतार दिया, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने वहां पर पटेल को उतार दिया। ये स्थिति कहीं बीएसपी के हक में न चली जाए, ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो हमीरपुर की होती है। उसके अलावा जालौन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह वर्मा का पलड़ा मजबूत है, और बांदा में आरके सिंह पटेल होते हैं। ये पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ शिवशंकर पटेल को टिकट दिया, लेकिन बुंदेलखंड 50-50 में आकर के अटक गया। अब यहाँ से बाकी सीटों पर अगर आगे बढ़िएगा तो मोहनलालगंज, वहां पर समाजवादी पार्टी के आरके चौधरी, उनकी स्थिति काफी मजबूत है। लखनऊ के भीतर राजनाथ सिंह की स्थिति काफी मजबूत है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है, जो उनको सांसें ऊपर नीचे उनकी भी हो रही है। लेकिन उसके बाद आगे बढ़िएगा फतेहपुर के भीतर, तो वहां पर साध्वी निरंजन ज्योति कमजोर पड़ रही है, और नरेश उत्तम पटेल वहां जीत सकते हैं चुनाव। कौशाम्बी के भीतर पुष्पेंद्र सरोज यह चुनाव जीत सकते हैं, और जो सांसद थे सोनकर, विनोद सोनकर, जो बीजेपी के टिकट से जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ जो कुछ वहां पर चाहे वायरल वीडियो के अंदर तौर में हो, चाहे उनके अपने तौर पर उन्होंने जो ब्राह्मणों को लेकर के चोट पहुंचाई, ये सारे सवाल धीरे धीरे उलझते गए, और ये विनोद सोनकर वहां पर हार भी सकते हैं। फैजाबाद बहुत महत्वपूर्ण है, और फैजाबाद के भीतर एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि जब अयोध्या के भीतर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सवाल देश भर के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री जेपी नड्डा घूम घूम करके ये बात कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेसी आए नहीं, अगर फैजाबाद के भीतर भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो फिर क्या होगा। एक बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक दौर में विनय कटियार हुआ करते थे, और 91, 96, 99 इन तमाम दौर में वो जीते थे, और फिर 2014 के बाद लल्लू सिंह आ गए। इस बार दाव खेला एक दलित को टिकट दे करके, अवधेश प्रसाद को, जो पुराने समाजवादी, उनको टिकट दिया गया, और एक ही झटके में वोटिंग का स्टाइल जो है पूरा पलटता हुआ दिखता है। और इसीलिए कोई इस दौर में ये कह दे यहाँ पर लल्लू सिंह जीत जाएंगे, शायद यह एक तरफा खेल होगा। ऐसा नहीं है, ये चुनौतीपूर्ण स्थिति और ये काफी महत्वपूर्ण है। कैसरगंज के भीतर ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह की स्थिति, ताकत दोनों मजबूत है। गोंडा के भीतर कीर्तिवर्धन सिंह के सामने बेनी प्रसाद वर्मा की, श्रेया वर्मा उनकी पोती होती है, वह चुनाव मैदान में उतरी है, लेकिन वहां पर माना जाता है कि गोंडा में भी कीर्तिवर्धन सिंह कहीं ताकतवर। संदेश क्या जाता है? संदेश इस दौर में जाता है कि 6 सीटों पर अपने तौर पर इंडिया अलायंस जीत की स्थिति में है, और उसमें से अगर रायबरेली को शामिल कर दीजिएगा तो 7 सीट हो जाएगी। पिछली बार 1 ही सीट, इस बार 7 सीट हो जाएगी। ये 7 सीट बढ़कर के 9-10 तक भी जा सकती है। बाकी 3-4 सीटों पर चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जिसका हमने जिक्र किया है। ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ताकतवर तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर के जो चुनाव लड़ा है वो दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और दूसरी स्थिति आती है महाराष्ट्र और यूपी के बाद बिहार की। बिहार के भीतर उस ताकत के साथ नजर आरजेडी इस चरण में नजर नहीं आई। यहां तक कि जो सारण की सीट है, जहां पर राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने पिछली बार चंद्रिका राय को हराया था, इस बार चंद्रिका राय उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। और दूसरी तरफ किडनी देने वाली बेटी लालू प्रसाद की सबसे प्रिय बेटी, छोटी बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में थी।
राजीव प्रताप रूडी लगातार चुनाव जीते रहे 2 बार से। लेकिन संदेश इस दौर में यह है कि एक तरफ रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी और अपनी किडनी दी हुई है, तो इससे बेहतर बेटी हो नहीं सकती है। लेकिन दूसरी ओर चंद्रिका राय ने उस पूरे वोट को बांट डाला जो रोहिणी आचार्य के साथ था, क्योंकि चंद्रिका राय ऐश्वर्या के पिता हैं, वो ऐश्वर्या जिसका विवाह तेज प्रताप से हुआ और तेज प्रताप की वजह से उनकी बेटी को घर छोड़ करके निकलना पड़ा। जब बेटी ने घर छोड़ दिया तो चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी और जेडीयू में शामिल हो गए और इस चुनाव में वो घूम घूम करके प्रचार करते रहे, अगर रूडी जीतेंगे तो उसके सबसे बड़ी वजह चंद्रिका राय होंगे। चंद्रिका राय, आप ध्यान दीजिए, दरोगा राय के पुत्र हैं जो 70 के दशक में मुख्यमंत्री बिहार के बने थे और इनकी काफी करीबी रहे, लालू यादव से करीबी रही। लेकिन उनकी बेटी के साथ जब ऐसा हुआ कि घर से छुड़वा दिया गया, ये संदेश लगातार चलते चला गया। वहीं दूसरी बात काफी महत्वपूर्ण थी कि रोहिणी आचार्य सियासी तौर पर परिपक्व नहीं है, इसलिए जब जब वो वोटरों से टकराई उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो लोग उसको पचा ही नहीं पाए। तो ये सारण की सीट जो है, अगर आरजेडी नहीं जीत रही है तो बाकी जगहों पर क्या होगा, यह केवल इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाजीपुर में चिराग पासवान कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के राम मैदान में, यानी शिवचंद्र राम जो पिछली बार पशुपति नाथ पारस से चुनाव हारे थे, इस बार भी उनको खड़ा किया गया। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान के प्रति गजब के लोगों के भीतर, वोट देने वालों के भीतर लाइन थी। मधुबनी के भीतर अशोक कुमार यादव, सीतामढ़ी के भीतर देवेंद्र चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के, और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी। सवाल उठता है कि इन तीनों को चुनौती कौन देगा। यहाँ पर यह सवाल उठा कि क्या मधुबनी के भीतर मोहम्मद अशरफ अली फातमी चुनौती देने की स्थिति में है और सीतामढ़ी में अर्जुन राय चुनौती देने की स्थिति में है। यानी सीतामढ़ी और मधुबनी का जो जीत हार का जो पूरा कॉकटेल होगा वो बहुत छोटा होगा। और मुजफ्फरपुर के भीतर कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे अजय निषाद, क्या यह भी चुनौती देंगे इस दौर में। लेकिन राजभूषण चौधरी को लेकर के यहाँ पर जो पूरा संगठन काम कर रहा था, उस हिसाब से संगठन उनके अनुकूल वहां पर नजर नहीं आया, जो आरजेडी का संगठन नजर आना चाहिए था। और एक संदेश अंदरूनी तौर पर यह लगातार रहा है, आरजेडी जहां पर मजबूत है वहां पर वो मजबूती के साथ खुद को रखती है, जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट आता है वहां पर वो डगमगाने लगती है। क्या बिहार के भीतर विकल्प कोई ना आए, कहीं ऐसी सोच है? ये सारे सवाल होते हैं और इन सवालों के तहत सारण का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है। जब आप डाटा को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा यादव है, 3.5 लाख यादव। लेकिन हमने कहा चंद्रिका राय, एक और खड़े हैं, दूसरी ओर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। ये चीजें बट गई और छपरा शुगर मिल शुरू नहीं हो पाई। इसका घाटा रूडी को जरूर भुगतना पड़ेगा। और जो वहां पर विधानसभा है, अगर उसको भी अगर आप देखिएगा तो छपरा और अमनौर जो बीजेपी का गढ़ है, अपने तौर पर वहां पर वो चुनाव जीती थी। यहाँ पर इस बार उनके अनुकूल वोटिंग हुई है, ये बहुत साफ तौर पर वहां से जो जानकारी निकल करके आती है वो खुलेआम। खासतौर पर बालू माइनिंग से जुड़े हुए करीब 40 लाख लोग इस दौर में परेशान हैं। और अब सवाल उठता है कि जब सरकार नीतीश कुमार की है, बीजेपी साथ है, तो परेशान रह करके अगर आप शिफ्ट भी होंगे तो भी आपके हिस्से में चीजें नहीं आएंगी, वो अभी बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। ये सारी स्थिति जो है बिहार के भीतर की नजर आती है। पश्चिम बंगाल के भीतर की बात करें, लेकिन उससे पहले झारखंड का जिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में तीनों सीट आते हैं। लेकिन पहली बार सीपीआई एमएल कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी सामने है। वह कैडर के साथ जिस प्रकार से चुनाव मैदान में है, वो चुनौती देते हुए दिख रही है। बाकी दोनों जगह पर हजारीबाग एक क्रूशियल इलाका इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो है वहां पर जयंत सिन्हा को टिकट नहीं मिला। इससे पहले यशवंत सिन्हा पहले ही कट चुके थे। इनका पूरा ग्रुप मनीष जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ, और जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में। तो हजारीबाग की सीट नाजुक है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट के तौर पर हमेशा कही जाती रही, वह कहीं इस बार डगमगा न जाए। यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या करीब 15 से 17% के आसपास, दलितों की संख्या करीब 15% है, ट्राइबल्स भी वहाँ पे करीब 12-13% के आसपास है। ये सारे संदेश एक साथ जुड़ करके बहुत साफ कहते हैं कि स्थिति वहां पे नाजुक है। महत्वपूर्ण स्थिति यह भी है कि हजारीबाग में मनीष जायसवाल और जयप्रकाश भाई पटेल, ये दोनों पहले अलग अलग पार्टियों के भीतर थे। मनीष जायसवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, झारखंड विकास मोर्चा से निकल के जेएमएम में आए, और फिर मानू विधानसभा क्षेत्र में पटेल और जायसवाल दोनों टकराए थे, वहां पर पटेल जीते थे।
और जो पटेल के पिता अगर आप ध्यान देंगे तो एक लाल महतो जो 5 बार एमएलए रहे, 1 बार सांसद रहे, इसीलिए इस जगह के ऊपर हजारीबाग की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। महत्वपूर्ण इस दौर का ये है बंगाल। बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आसमानी उड़ान भरी थी और इस दौर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास हुगली, बैरकपुर और बानगांव 3 सीट थी और बाकी 4 सीट आरामबाग, कुलवेरिया, हावड़ा और शिवांग ये सब टीएमसी के पास थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हुगली और बैरकपुर में भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़खड़ा तो नहीं रही। हालांकि हुगली में चटर्जी जी हैं, उनके खिलाफ रचना बनर्जी को खड़ा किया गया, लेकिन फिर एक और सवाल संगठन का। और बैरकपुर में तो पिछली बार बहुत कम वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, केवल 14,000 वोटों से जीती थी। इस बार यहाँ पर टीएमसी के पार्थव भौमिक। लेकिन एक ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को है क्योंकि एक तीसरे उम्मीदवार के तौर पर सीपीएम की मौजूदगी हर जगह नजर आती है। कुलवेरिया में कांग्रेस की मौजूदगी, बानगांव में भी कांग्रेस की मौजूदगी और बाकी जगह सीपीएम की मौजूदगी है। यानी जरा सा भी वोट अगर बढ़ जाता है जो अच्छा इसका मैसेज ये जाएगा कि दरअसल इस बार बहुत सीधा मुकाबला मान रहे हैं, कांग्रेस और सीपीएम को लोग देख नहीं रहे हैं जहां वो टक्कर में नहीं। इस बार घाटा बैरकपुर में भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसका बहुत बड़ा घाटा हुगली में चटर्जी को होगा और बानगांव में शांतनु ठाकुर, इनकी स्थिति मजबूत है। हालांकि टीएमसी की तरफ से एक हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रदीप सिंह हैं, लेकिन उनकी स्थिति मजबूत नहीं है। तो अपने तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें पानी थी वो पाने की जगह अगर 1-2 सीट भी अगर इस चरण में कम हो जाती है तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। अपनी सीट टीएमसी बचाते हुए 2 सीटों पर जीत हासिल कर ले तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद ओडिशा से भी रही है और ओडिशा के भीतर वह इस बात को मान के चल रही थी कि इस बार उसके हक में होगा। लेकिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव जीती थी, बोलांगीर की सीट इस बार उसके लिए अनुकूल स्थिति बोलांगीर में भी नहीं है। हालांकि उसकी स्थिति अपनी सुंदरगढ़ में काफी मजबूत है, उसकी स्थिति स्वर्णगढ़ में मजबूत है जहां पर भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन बोलांगीर में मजबूत रही है। तंदमाल में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, बीजेडी वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार है और दूसरी तरफ सामंत साहब हैं जो बीजेडी के हैं, उनकी स्थिति वो ट्राइबल्स के बीच है, ट्राइबल्स के स्कूल चलाते हैं, इसका लाभ उनके साथ है। पिछली बार भी वो करीब 1.5 लाख वोट से जीते थे। तो कंधमाल की सीट जो है बीजेडी के हक में है। आस्का की सीट उसमें भी अपने तौर पर चेंज किया गया था, बीजेडी जीती थी पिछले बार, इस बार चेंज किया गया उम्मीदवार वहां पर और इनके जरिए यह सीट बीजेडी ने अपने अनुकूल बना करके रखी। यानी इस दौर में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौर में 3 राज्य एक तरफा वोटिंग के हिसाब से है, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। वो महाराष्ट्र है, वो उत्तर प्रदेश है, वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर बीजेपी को ऐसा लग रहा था उसको लाभ मिलेगा, लेकिन वो घाटा ही घाटा है उसको। बिहार में वो अपनी जगह पे बरकरार रखे हुए, झारखंड में हजारीबाग मुश्किल में है और एक सीट और जिसका इस बात कर रहे थे कोडरमा में चुनौती दे रहे हैं, यानी झारखंड में भी झटका लगने की स्थिति में उनके सामने आकर खड़ी हो चली। जो संदेश इस पूरे के पूरे 5वें चरण की वोटिंग से निकल करके आ रहा है वो बहुत साफ साफ बता रहा है कि अगर 41 लोकसभा सीटों में से खिसक कर इस दायरे में बीजेपी अगर 20 सीट पर आके अटक जाती है तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होगी। और ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी 50% सीट किसी एक ही चरण में एक झटके में कम हो जाए, ये वही चरण है। और इसीलिए यह डाटा ये चुनौतीपूर्ण और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सामने आकर के खड़े हो गए। यहाँ एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर को लेकर के, लद्दाख के भीतर वोट परसेंटेज का बढ़ना, संदेश बहुत साफ है। इस बार वहां पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है जो पिछली बार नहीं जीती थी। वोट परसेंटेज बढ़ा है जम्मू कश्मीर के भीतर में, जहां पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी हो सकता है इस बार उमर अब्दुल्ला चुनाव हार जाए, सज्जाद लोन उनके खिलाफ खड़े हैं, ऐसा हो सकता है। और सियासी तौर पर यह जम्मू कश्मीर की राजनीति में शायद एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा इस बार। देखते रहिए। 2 बड़ा मैसेज कि 5वें चरण की वोटिंग ने एक मैसेज दे दिया है देश को कि बीजेपी अपने बूते अपने तरीके से जो चुनाव लड़ रही थी उसमें कहीं गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में अब नजर आने लगी। जो चौथे चरण से खुल करके नजर आई वो 5वें चरण में व्यापक हो गई। 6ठे 7वें चरण में क्या कुछ होगा ये कोई नहीं कह सकता। महाराष्ट्र के भीतर 48 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। पूरे महाराष्ट्र का भी एनालिसिस
बाद में करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल ने संदेश दिया कि सब कुछ बीजेपी के अनुकूल इस बार नहीं है, और जिस नवीन पटनायक को दरकिनार कर वह फतह लहरा रहे थे, वहां पर भी अपनी सीट बचाने के लाले भारतीय जनता पार्टी के साथ पड़ चुके हैं। बाकी दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद जय भारत।